हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी की मेंटर। एंड आज हम अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड सेकेंड थिंग कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के पहले सारे लेक्चर को एक बार लीजिए। उसके बाद हम आगे मतलब ये है कि आपको लास्ट लेक्चर तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको क्या करना है, पूरी लेक्चर लेनी है, तब आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया था। हमने इस चैप्टर में अब तक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पूरी पढ़ ली है। हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो चुकी है। मैंने आपको पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझाया था, जिसमें ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी, राइट। फिर हमने एक ऑर्गेनेल की बात की थी, राइबोसोम की। एंड उसके बाद हमने एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी। द लास्ट लेक्चर में हमने प्लास्टिड को डिस्कस किया था और फिर साइटोस्केलेटन की हमने बात की थी। सेंट्रियोसोल भी हमने कवर कर लिया था। तो आज हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो होगा फ्लैजिला एंड सीलिया और न्यूक्लियस को कवर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको फ्लैजिला एंड सीलिया के जो नोट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनको रेफ़र करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। देखो, फ्लैजिला बेसिकली अगर आपको याद हो बच्चों, तो फ्लैजिला एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट, जो बेसिकली लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके पास फ्लैजिला होता है, तो आपको एक बात याद रखनी होगी। आप WBC का नाम नहीं ले सकते। WBC क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि WBC में ऐसा कुछ है ही नहीं। WBC में कोई फ्लैजिला है ही नहीं जिसके थ्रू वो मूव कर सके, राइट। WBC में सिर्फ स्यूडोपोडिया होते हैं और अमीबॉइड लाइक मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू वो स्क्वीज करके एक जगह से दूसरी जगह निकल जाती है। एंड द लोकोमोशन ऑफ WBC फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय स्क्वीजिंग मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि उसको क्या बोला जाता है। मूवमेंट ऑफ WBC फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन वाया ब्लड इज नोन एज डैश। ठीक है, तो वो जो डैश है उसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, जब हमने फर्स्ट लेक्चर की बात की थी तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपने ध्यान से मेरी प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि फ्लैजिला हमारी बॉडी के अंदर कहाँ मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर फ्लैजिला होता है स्पर्म सेल के अंदर। स्पर्म सेल, स्पर्मेटोजोआ, जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो अकेली एक मेल के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिलर मूवमेंट शो करती है। लोकोमोशन वाले चैप्टर में NCERT में लिखा हुआ है कि फ्लैजिलर मूवमेंट इज शोन बाय व्हाट? इज शोन बाय स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता क्या है, सबसे पहले सपोज कर लो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल। एक यूकैरियोटिक की सेल थी और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर गई है? एक्सटेंड कर गई है। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आप नीचे देखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर है पिंक कलर में, जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इसको बोला जाता है बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी बिल्कुल सेंट्रियोल की तरह होती है, जिसकी अरेंजमेंट होती है 9+0, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अरेंजमेंट लाइक सेंट्रियोल। और जो इसके अंदर से एक और स्ट्रक्चर निकल के आई जिसको हमने कहा एक्सोनीम। इस एक्सोनीम की स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होती है 9+2। तो आज हमने ये 9+2 की अरेंजमेंट को समझना है कैसे होती है। ये जो एक्सोनीम है इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। ऐसे होता है कि देखो, अगर ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, राइट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को देखेंगे और ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई पिंक वाली। इसके जस्ट नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बोलोगे बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी की अरेंजमेंट होती है 9+0, जैसे कि सेंट्रियोल की थी। फिर एक और स्ट्रक्चर इससे निकल के बाहर आती है, ये वाली स्ट्रक्चर जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। और इसकी जो अरेंजमेंट होती है दिस इज़ नोन एज एक्सोनीम। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+2।
और इस एक्सोनीम के अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। दिस इज़ नोन एज शाफ्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसको कोर भी बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि what is flagella and cilia? Flagella and cilia are basically the extension of cell surface. This is the extension of cell surface. It is covered with plasma membrane. ये रही plasma membrane से cover है। cilia is absent in prokaryote. prokaryote में cilia नहीं होते। cilia छोटे होते हैं, flagella बड़े होते हैं। prokaryote का flagella मैंने आपको बताया था कि prokaryote में जो flagella होता है उसमें 4 रिंग होती हैं, जिसमें हमने बात की थी एक मेम्ब्रेन रिंग होती है, एक सरफेस रिंग होती है, एक लिपिड रिंग होती है, एक प्रोटीन रिंग होती है ना। तो ये हमने बात की थी। ये चारों रिंग होती हैं फ्लैजिला में प्रोकैरियोट के। फिर एक आपके पास हुक आती है और देन एक फिलामेंट आता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला के। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी बच्चों आपको लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज़ बोली थी आपको कि हमेशा याद रखना प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज़ डिफरेंट from prokaryotic flagella is different from eukaryotic flagella। ठीक है, दोनों अलग हैं। बट प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन is similar to eukaryotic plasma membrane। आई होप आपको ये स्टेटमेंट याद होगी। जिन बच्चों ने अच्छे से लेक्चर लिए हैं उनको पता होगी, स्टेटमेंट के बारे में याद होगा। तो ये हमने कहा था कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, बट प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों स्टेटमेंट याद रखना। खैर वापस आते हैं। इस बेसल बॉडी की अरेंजमेंट है 9+0 और जो इस एक्सोनीम की अरेंजमेंट है दैट इज़ 9+2 अरेंजमेंट। तो आज हम इस 9+2 अरेंजमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बना दी इसके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो बना है दिस इज़ योर एक्सोनीम। अब देखो, हमने जब सेंट्रियोल पढ़ा था तो हमने कहा था ABC 3 ट्यूबुलिन प्रोटीन की जो यूनिट है, सब यूनिट है, वो रहती हैं और फिर वो जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटोफिलामेंट बनाती हैं। ABC था वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा। इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट है 13, इसमें कितने हैं 11। सेम चीज़ AB 13 11 13 11 13 11 और ये ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 9। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्यों बोलते हैं 9? तो ये रहे, उसमें सेंटर में कुछ नहीं था तो हमने उसको बोला था प्रोटीनेशियस हब और 9+0 अरेंजमेंट थी। दिखाई देती हूँ आपको अगर याद नहीं है तो। ये रहा इसमें 9 थे और सेंटर में 0 था, इसलिए इसको बोला था 9+0 अरेंजमेंट। और इसमें 3 थे ABC, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 हैं और इसके सेंटर में भी कुछ प्रेजेंट है। इसके सेंटर में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रल हब और प्रोटीनेशियस हब। ठीक है, यहाँ पर A और B आपस में जुड़े हुए हैं। एक का A दूसरे के B के साथ 1 डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, ऐसे, ये देखो ऐसे जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्ट्रक्चर जब जुड़ जाती है तो एक कार्टविल लाइक अपीयरेंस यहाँ पे भी आ रही है। बट यहाँ पर कौन सा लिंकर आएगा, वहाँ पे A C के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे A B के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज़ योर AB लिंकर, दिस इज़ योर AB लिंकर। और ये किस प्रोटीन का बना हुआ है, ये बना हुआ है नेक्सिन प्रोटीन का। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल A और B हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं और डबलेट की फॉर्म में, अगर याद दिख रहे हो आपको तो ये डबलेट की फॉर्म में है। एंड इसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज़ 13+11। क्लियर? इसके अलावा A और B आपस में जुड़े हैं वाया AB लिंकर, जिसको हम बोलते हैं नेक्सन प्रोटीन। सेंटर में क्या है, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। उसके अलावा इस सेंटर के माइक्रोट्यूब्यूल को कवर करने वाली साइड में एक और स्ट्रक्चर भी है। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करके। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये सेंटर में है, एक माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। इसके साइड में ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ, जिसको कवर करके रखते हैं। दिस इज़ योर सेंट्रल शीथ। उसके अलावा
जो हमारे पास ए माइक्रोट्यूबुल है वो सेंट्रल शीट से अटैच है। ये देखो, ये जो निकला हुआ है, ये वाली जो स्ट्रक्चर निकली हुई है, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। दिस इज नोन एज रेडियल स्पोक, और इसको पूरे को कवर कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। देखो, ए वाली स्ट्रक्चर से आपको दो अलग फिलामेंट, दो अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती हुई दिख रही हैं इस तरीके से। इनको हम बोलते हैं हुक। इसमें से एक हुक बाहर की है तो बोलेंगे आउटर हुक, एक हुक अंदर की है तो बोलेंगे इनर हुक। ये किस प्रोटीन की बनी हुई है? दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ये डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई है, और हमें पता है कि फ्लैजिला तो मूव करता है, और अगर फ्लैजिला मूव करता है तो उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये डाइनिन एटीपी का यूज़ करके लोकोमोशन में हेल्प करती है, इसीलिए फ्लैजिला मूव कर पाता है। तो ये बात याद रखना, फ्लैजिला में मूवमेंट होती है, सीलिया में मूवमेंट नहीं होती, लेकिन दोनों की सीलिया लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा नहीं होता है, छोटी स्ट्रक्चर होती है, फिम्ब्रिया बड़ी, फ्लैजिले बड़ी स्ट्रक्चर होती हैं। दोनों की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है। ए बी के डबलेट होते हैं दोनों में। ए बी लिंकर होता है, सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ए के पास दो हुक होती हैं, आउटर हुक, इनर हुक। आउटर हुक और इनर हुक दोनों ही डाइनिन प्रोटीन के बने हुए हैं। डाइनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो एटीपी का यूज़ करके लोकोमोशन में हेल्प करती है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसमें जो 9 साइड में पेरिफेरी पे हैं वो डबलेट की फॉर्म में है, और जो सेंटर में है वो सिंगलेट की फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? तो ये था तुम्हारा फ्लैजिला और सीलिया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल, सबको पता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी अगर ये वाली सेल है ना, ये सेल है, यही सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस। और ये सारा क्या है? दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म। ये जो इसके चारों तरफ है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या क्या पड़ी हुई हैं? हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इसी की एक्सटेंशन से ER बना हुआ है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे गोल्ची पड़ा हुआ है, जिसके सिस्टर ने थे, ये रही गोल्ची। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि राइबोसोम पड़े हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स हो गए, बहुत सारे साइटोस्केलेटन हो गए, तो वो सब कुछ इसी साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। इसीलिए इस साइटोप्लाज्म के लिए एक NCERT एक वर्ड लिखती है कि साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको बता रही हूँ। साइटोप्लाज्म इज़ अ मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ यहीं पे होनी है, दैट्स व्हाई इट इज़ द मेन एरिया और मेन अरीना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी। जो न्यूक्लियस है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो हम बोलेंगे ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। जैसे कि मैच्योर RBC हो गई एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सीव ट्यूब हो गई, या अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो हम उसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट जैसे कि हमें मिल जाते हैं फंगस में हमें पता है कि एस्कोमाइसिटीज़, फंगस में हमें पता है कि लोअर फंगस में आती है ओमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, ये दोनों ही फाइकोमाइसिटीज़ के टाइप होते हैं, तो इनमें आपको बाई न्यूक्लिएट कंडीशन मिल जाएगी। बट अगर हम और ज़्यादा फंगस को देखते तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस भी हमें इनमें एक्चुअली सब में फंगस में हमें मल्टी न्यूक्लिएटिक कंडीशन मिलती है। टैपिटम हो गया, टैपिटम एक लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलती है जब आप एंथर का डाइसेक्शन करते हो, तो वहाँ पे आपको एक टैपिटम की इनर लेयर मिलती है जो कि आपके पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है ये सिनोसिटिक। मल्टी न्यूक्लिएट के लिए आप एक और नाम यूज़ करते हो सिनोसिटिक, क्योंकि यहाँ पे सेप्टा नहीं है। सेप्टा ऐसे होते हैं, अगर सेप्टा होते तो हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता, बट यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट है, एसेप्टेट कंडीशन है फंगस के अंदर, इसीलिए इसमें क्या मिलता है? हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमें मिलती है। अब अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली है। एक आउटर है, एक अंदर, एक बाहर वाली है, एक अंदर वाली है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तो लेकिन आप देख रहे हो सारे कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है? इसमें बीच में गैप है, तो ये गैप को आप बोलते हो न्यूक्लियर पोर, ठीक, न्यूक्लियर पोर। तो देख लेते हैं। देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
जिसके पास क्या है, जो कंटिन्यूस होती है ERK, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूस होती है, और इसके पास राइबोसोम भी होते हैं जो कि इसको रफ बनाते हैं, और 80S के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस है। उसके अलावा ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी डिसकंटिन्यूस होती है क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है, एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, ये पोर का फॉर्मेशन करती है, इस पर कोई राइबोसोम नहीं होता है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो भरा हुआ होता है वो होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इन दोनों के जो बीच में भरा हुआ होता है दैट इज़ नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये हो गया हमारा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जो क्या काम करता है, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। RNA हमें पता है कि DNA से RNA बनेगा तो वो बाहर आएगा, RNA से फिर प्रोटीन बन के प्रोटीन बाहर बन गई, और मान लो अगर न्यूक्लियस को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी तो ये प्रोटीन अंदर भी जाएगी किसके थ्रू, पोर के थ्रू। तो इसीलिए एक्सचेंज ऑफ RNA एंड प्रोटीन वाया दिस न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर को देखते हैं। अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म में, पूरा जो भरा हुआ है ब्लू कलर में, दिस इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जेल लाइक होता है। इसके अलावा आपको ये जो जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, जो जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज न्यूक्लियर लैमिना, जो कि थोड़ा डेंस होता है। एंड अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर आपको दिख रही है कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमा का मतलब होता है कलर, टिन का मतलब होता है थ्रेड, तो कलर थ्रेड। ये DNA के फाइबर होते हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप रहते हैं। मान लो अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में ऑक्टामर होते हैं, 8 होती हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 जो होते हैं पेयर में होते हैं, और सामने से 4 दिखाई देते हैं, इसके पीछे 4 होंगे, तो ये 8 की एक ऑक्टेन बनती है। ऑक्टेन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का एक क्या बनता है, ऑक्टामर बनता है। और जो DNA होता है हमारा, वो DNA इसके अराउंड रैप करता है ऐसे, ठीक है। तो चारों तरफ लिपटा रहता है, क्यों, क्योंकि जो हिस्टोन है वो बेसिक है और पॉजिटिव है, और जो DNA है वो एसिडिक है और नेगेटिव है। तो अपोजिट हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक है और नेगेटिव है कौन, DNA, जिसकी वजह से किसके ऊपर रैप रहता है, ये रैप रहता है हमारे पास ऑक्टेन प्रोटीन के सराउंड में। ऑक्टेन हिस्टोन जो है वो DNA के सराउंड नहीं होती है, DNA जो होता है वो हिस्टोन के सराउंड होता है, ठीक है। पैकेजिंग होती है इनकी बहुत अच्छे से, क्योंकि DNA बहुत बड़ा होता है। हमें पता है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, और इतना सारा DNA को रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना सारा DNA बहुत अच्छे से पैक करके रखा जाता है। तो इसीलिए हम उसको हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक करते हैं। बहुत सारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। क्रोमैटिन को क्या नाम क्यों दिया गया था, इसको नाम क्रोमैटिन क्यों दिया गया था, क्योंकि इसने कलर को रिटेन कर लिया था जब इसको स्टेन किया गया था एक बेसिक डाई के साथ। उस बेसिक डाई का नाम क्या था, एसिटोकैरामीन, या फिर फ्यूजन स्टेन हम उसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, एंड इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे जो मेन काम इसका होता है वो RNA को सिंथेसिस करता है, और ये एसिडिक लविंग होता है। एक बात याद रखना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमैटिन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रोमैटिन मतलब कलर थ्रेड, ये 2 तरह के होते हैं। जब हमने इसको डाई से कलर किया तो हमने देखा कि इसका बहुत सारा पोर्शन जो था उसने बहुत ज़्यादा स्टेन को रिटेन कर लिया और वो डार्क कलर हो गया, तो हमने उसको बोला हेटेरोक्रोमैटिन। और कुछ ऐसा पार्ट था इस क्रोमैटिन का जो ज़्यादा कलर जिसने नहीं लिया था उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो जो हेटेरोक्रोमैटिन था वो ऐसा पोर्शन था जिसने ज़्यादा कलर ले लिया एंड डार्कली स्टेन हो गया। क्यों लिया ज़्यादा कलर, क्योंकि वो टाइटली पैक था एंड वहाँ पे DNA बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा था, बट वो DNA इनएक्टिव DNA था, मतलब वो किसी जीन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा था, तो इनएक्टिव था। लेकिन जब कुछ ऐसा पोर्शन देखा गया जो लूजली पैक था, जिसने लाइट स्टेन को कवर किया था, वो एक्टिव था, यानी कि वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा था।
ये क्रोमैटिन जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोज़ोम बनते हैं, और ये क्रोमोज़ोम आपके पास, अगर इनकी शेप आपको चेक करनी है तो आप शेप अगर आपको चेक करनी है तो आप एनाफेज़ में जाओगे। एनाफेज़ क्या है मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी सेल साइकिल एंड डिवीज़न में। शेप क्या है, शेप को चेक करना है तो एनाफेज़ को चेक कीजिए। अगर आपको इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, इफ़ यू वांट टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोज़ोम, तो आपको मेटाफेज को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मेटाफेज़ में बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो मेटाफेज़, एनाफेज़, ये सारी फेजेस होती हैं सेल साइकिल एंड डिवीज़न की। अब मैं आपको एक क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर बताती हूँ। क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं एक सिंगल क्रोमैटिड। इस सिंगल क्रोमैटिड के सेंटर में आपको एक बहुत डेंस रीजन मिल रहा है जिसको बोलते हो सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर देखोगे तो एक आर्म है, नीचे देखोगे तो एक आर्म है। ऊपर वाली देखोगे तो छोटी आर्म है, उसको बोलते हो पी आर्म। जो बड़े वाली आर्म है उसको बोला जाता है क्यू आर्म। पी आर्म को क्यों बोला जाता है छोटी आर्म, क्योंकि ये पी का मतलब होता है पैटिट, पैटिट का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। क्यू आर्म एक होती है लॉन्ग आर्म। उसके अलावा इस सेंट्रोमियर के सराउंड में आपको क्या मिलती है, सेंट्रोमियर के सराउंड में आपको मिलते हैं नीटोकोर। नीटोकोर क्या है, बेसिकली प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब स्पिंडल फाइबर सेल साइकिल में बनते हैं तो वो आकर के इसके साथ जुड़ जाते हैं, ये बात याद रखना। तो स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट के लिए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं नीटोकोर। एक क्रोमैटिड के दो आर्म होती हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। पी आर्म छोटी होती है और क्यू आर्म जो होती है वो लॉन्ग होती है। जो पी आर्म और क्यू आर्म है वो सेंट्रोमियर से अटैच होती है, और यहाँ पर होती है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो नीटोकोर, प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ते हैं। एक चीज़ और, अभी मैंने आपको कहा कि इसका एक हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है, क्यू क्रोमैटिन। देखो ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये हेट्रोक्रोमैटिन होगा, डार्क होगा। इसके अलावा जो एंड्स होंगे उनको टीलोमियर कहा जाता है, ये भी हेट्रोक्रोमैटिन होंगे, ये भी हेट्रोक्रोमैटिन होगा। ये हेट्रोक्रोमैटिन एंड्स के बिल्कुल पास वाला पार्ट भी हेट्रोक्रोमैटिन होगा, यहाँ वाला पार्ट भी हेट्रोक्रोमैटिन होगा, एंड यहाँ वाला जो सेंट्रोमियर के पास है ये भी हेट्रोक्रोमैटिन, ये भी हेट्रोक्रोमैटिन। लेकिन फिर बचा क्या, बचा ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट बचा, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट बचा ये क्या है, यूक्रोमैटिन, जो लाइटली स्टेन्ड होता है और जो एक्टिव भी होता है। यहीं से आपके जीन का एक्सप्रेशन आता है। हमें पता है कि हमारे डीएनए में इंट्रोन और एक्सोन होते हैं। इंट्रोन तो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, यानी कि जो कोड नहीं करता किसी चीज़ को, जो वेस्ट है, जो जंक है। और एक होता है इंट्रोन, होता है नॉन कोडिंग। मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा आपके लिए ताकि आपको याद रहे। इंट्रोन क्योंकि नॉन मॉलिक्यूलर बेसिस में आता, आपको पढ़ना ही है ये चैप्टर में। इंट्रोन जो होता है वो होता है नॉन कोडिंग, सॉरी, नॉन कोडिंग होता है वो। और जो एक्सोन होता है, जो एक्सोन होता है वो होता है हमारे, इंट्रोन इज़ नॉन कोडिंग, एंड जो एक्सोन होता है वो होता है कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करता है किसी चीज़ को, दिस इज योर कोडिंग रीजन। क्लियर है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको और ज़्यादा डेंस कर दूँ, अब मान लो जो ये दिखाई दे रही है, जब हम इसको एस फेज में लेके जाएंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर में, तो ये कुछ ऐसे अपीयर होगी। इसको आप बोलते हो एक क्रोमोजोम, इसको भी एक क्रोमोजोम बोल रहे हो, इसको भी एक क्रोमोजोम बोल रहे हो। लेकिन इस क्रोमोजोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है, इसमें दो क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं। ये रेप्लिकेशन के बाद के हैं, यानी एक क्रोमैटिड से क्या हो गया है, दो क्रोमैटिड बन गए हैं। इसको हम बोलते हैं कि एस फेज में सेल साइकिल के रेप्लिकेशन हुई है, जिससे एक से दो बन गए हैं। और ये दोनों ही अब की बार बोले जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टर क्रोमैटिड क्यों कह रहे हैं हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। अगर मान लो ये पूरा एक क्रोमोजोम है, वन क्रोमोजोम, तो अगर मान लो एक और मैं क्रोमोजोम बना दूं साइड में, तो ये भी क्या होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड, और ये होगा सेकंड क्रोमोजोम, है ना। बट ये वाली और ये वाली होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये वाली और ये वाली नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर। तो ये चारों नॉन सिस्टर हैं, बट सिस्टर कौन सी हैं, ये दो सिस्टर हैं, ये दो सिस्टर हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्रोमैटिड की स्ट्रक्चर। अब क्रोमैटिड में मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती है ना, देखो ऐसी स्ट्रक्चर है, ये क्रोमैटिड है मेरे पास। सॉरी, गंदा सा बन गया, कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। मान लो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है,
ठीक है। इसमें आपने ये वाले पॉइंट जो देखा, दिस इज़ योर सेंट्रोमियर। अब ये तो मैंने पूरा सेंटर पे बनाया है, इसलिए मैंने इसको सेंट्रोमियर बोल दिया, सॉरी, इसलिए मैंने इस वाले क्रोमोसोम को मैं बोलूँगी मेटासेंट्रिक। क्लियर? अभी बताती हूँ। अगर मान लो मेरे पास, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों लेंथ इक्वल हैं, आर्म्स की दोनों लेंथ इक्वल हैं, बट अगर एक बहुत छोटी है और एक बड़ी है, तो यानी तो मेरा सेंट्रोमियर थोड़ा सा सरक गया, वो कहाँ पे चला गया? सेंटर से थोड़ा ऊपर। तब मैं इस क्रोमोसोम को बोलूँगी सब मेटासेंट्रिक। अगर मान लो मेरा कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम बन रहा है जिसमें मेरी एक आर्म तो बहुत ही छोटी हो गई है और एक आर्म बड़ी हो गई है, तब मैं इसको बोलूँगी कि ये नियर टू एंड आ गया है, तो हम इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और अगर मान लो बिल्कुल कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? टीलोसेंट्रिक। मेरा सेंटर जो है वो बिल्कुल टीलोमेरिक पोर्शन पे चला गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम इट कैन बी मेटासेंट्रिक। ये देखो क्रोमोसोम इस तरीके से है, इसको आप मेटासेंट्रिक बोलोगे। इसमें दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, दिस इज़ योर सेंट्रोमियर। P एंड Q, P इज इक्वल टू Q। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरीके की शेप आती है जिसको बोलते हो V शेप। आइसो बाइलेटरल, आइसो इक्वल, बाइलेटरल मतलब दोनों जो आर्म्स हैं वो इक्वल हैं, आइसो ब्रैकियल भी हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा सब मेटासेंट्रिक में देखो थोड़ा सा सेंटर से दूर चला गया है मेरा सेंट्रोमियर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसको जब मोड़ोगे तो शेप आएगी L शेप, यानी P जो है वो छोटी है Q से। एक्रोसेंट्रिक में बहुत ही एंड पे चला गया है, P इज़ वेरी स्मॉल देन Q, तो हम इसको बोलेंगे J शेप में आ रहा है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज एट द टीलोमियर, इसमें P आर्म तो होती ही नहीं है, I जैसी शेप अपीयर होती है। ये हो गया, ठीक है। इसीलिए अगर आपको मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज में जाना चाहिए, और अगर आपको स्टडी करनी है शेप ऑफ क्रोमोसोम देन यू शुड गो विद एनाफेज। क्लियर? ये बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड के स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर, हमें पता है ह्यूमन के अंदर कितनी क्रोमोसोम है, हमारे अंदर है 23 पेयर, है ना। तो उसमें से जो 13 पेयर, 14, 15 और 21, 25 ये 5 पेयर हैं जो ये सैट क्रोमोसोम है। सैटेलाइट क्रोमोसोम इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। ध्यान से देखो कौन सी। ये तो थी दोनों आर्म्स और इनके बीच में ये सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को मैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह कह सकती हूँ कि एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। लेकिन एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है इनके पास। ये ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक और कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाई दे रही है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके सराउंड में आपको बहुत सारा एक रीजन मिलेगा जिसको बोलते हैं नोर। नोर का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यानी यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोलस का काम क्या था? विदाउट मेम्ब्रेन की जो ऑर्गेनील थी उसका काम था RRNA को बनवाना। तो RRNA के जीन यहाँ पर बनेंगे। तो जिस सेल को बहुत ज़्यादा RRNA की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बन जाते हैं वाया यूजिंग दीज क्रोमोसोम। मतलब ये 13, 14, 15, 21, 22 के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये वाले क्रोमोसोम। क्लियर? इसके अलावा 2 और अलग स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है, एक है लम्ब्रश क्रोमोसोम और एक है पॉलीटीन क्रोमोसोम। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। लम्ब्रश क्रोमोसोम जो है दीज आर स्पेशल क्रोमोसोम। हमें पता है कि जब सेल साइकिल एंड डिवीज़न चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक प्रोफेज आती है। प्रोफेज मियोसिस की बात कर रही हूँ। मियोसिस में जो प्रोफेज 1 होती है वो इलोंगेटेड होती है और वो डिप्लोटीन में भी बटी हुई होती है। प्रोफेज 1 जो होती है मियोसिस की, मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 मतलब मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होती है उसमें 5 फेज होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 फेजेस होती हैं। इन 5 फेजेस में से डिप्लोटीन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लंप ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम डिप्लोटीन स्टेज में रहते हैं। और उस टाइम पे अगर हम देखें तो हम मान लो हम ह्यूमन की फीमेल ह्यूमन है एंड उसमें जो oocyte होते हैं, जो एग फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, वो भी इस वाली स्टेज में आकर के क्या हो जाती हैं? अटक जाती हैं, अरेस्ट हो जाती हैं, जब तक कि प्यूबर्टी अटेन नहीं होती है तब तक। ठीक है, तो लंप ब्रश क्रोमोसोम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये हमें मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं बेसिकली लंप ब्रश क्रोमोसोम किस स्टेज में रहते हैं? डिप्लोटीन स्टेज में रहते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है जिनमें एक छोटा एक बड़ा क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है। जैसे कि
क्यों होती है ये? क्योंकि जो जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें रिंग्स बन जाती हैं, बाल्बियानी रिंग्स इनको बोला जाता है। तो बाल्बियानी रिंग्स एक्चुअली हमारे पास पॉलिटीन में भी होते हैं, बट इनमें क्या होता है, जो जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे ना खुद को, वो थोड़े इस तरीके से इलोंगेटेड हो जाएंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप किसी एक लाइट लैंप को साफ़ करने के लिए जो ब्रश लेते हो ना, उसकी जैसी इसकी अपीयरेंस होती है। तो इसमें थोड़े थोड़े ऐसे सेगमेंट होते हैं जो खुल जाते हैं, हम जो एक्सप्रेस करते हैं खुद को, और वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे रेड वाले। और जो नहीं ओपन अप हो पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो ओपन अप नहीं हो पाएंगे। ठीक, उसके अलावा होते हैं पॉलिटीन क्रोमोसोम। पॉलिटीन क्रोमोसोम भी स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जो ड्रोजोफिला जो है, ड्रोजोफिला कायरोनोमस, इसकी ये एक डिप्टेरा क्लास से बिलोंग करता है, इंसेक्टा में डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। एंड ये डिप्टेरियन लार्वा होता है। इसकी सलाइवरी ग्लैंड में आपको पॉलिटीन क्रोमोसोम मिलता है। इनका एन नंबर 4 है और 2n जो है डिप्लॉइड सेल 8 होती है। इसके जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें जो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो लाइट बैंड्स बनाते हैं और वो यूक्रोमैटिन होते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो नॉट एक्सप्रेस हैं, तो वो हेट्रोक्रोमैटिन और डार्क बैंड बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं, जो लाइट पोर्शन होता है वो खुद को एक्सप्रेस करने की वजह से स्वेलिंग अप हो जाता है। स्वेलिंग अप इन द सेंस इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रिंग्स। ये क्योंकि खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे जब इनको एक्सप्रेस होना होता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं बाल्बियानी रिंग्स और पफ्स। क्लियर? तो इसमें बेसिकली 8 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज है। ब्लू वाले हैं जो हेट्रोक्रोमैटिन है 4, और फिर इसी तरीके से 4 ये वाले प्रेजेंट है क्रोमोसेंटर, एक ही जगह से अटैच होते हैं। तो ये टोटल 8 क्रोमोसोम दिखाई, जिसमें नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट है और एक्सप्रेसिंग पार्ट है। एक्सप्रेस्ड पार्ट को यूक्रोमैटिन बोला जाता है। जब ये ओपन अप हो जाते हैं तो बाल्बियानी रिंग्स और पफ बनाते हैं। और कुछ होते हैं नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट जिनको हेट्रोक्रोमैटिन या डार्क बैंड बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लास्ट पोर्शन जो इसका बचता है दैट इज़ माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ 3 तरह की हैं, पैरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम। पैरोक्सिसोम जो है दीज आर बेसिकली स्मॉल वेसिकल होते हैं ये माइक्रोबॉडी, और ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पैरोक्सिसोम जो है उसको डिस्कवर किया था डीडुवे ने, एंड डीडुवे ने ही लाइसोसोम को भी डिस्कवर किया था। ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो पैरोक्साइड बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी H2O2 बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में अगर देखोगे तो ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट में 3 ऑर्गेनेल होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में फोटो रेस्पिरेशन करती हैं। CPM, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों एक दूसरे के क्लोज रिलेशन में चलती हैं, और तब जाकर के वहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। उसके अलावा विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर के रेस्पिरेशन होता है। एनिमल सेल में ये क्या करती है, ये हमारे अंदर बहुत सारे पॉइजनस जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करती है। सपोज कर लो H2O2 जो है ये डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि ये पॉइजनस है, तो ये इसको तोड़ देगी H2O + O में। कौन तोड़ेगी? पैरोक्सिसोम। और इस तरीके से हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनका। अब आ जाओ स्फेरोसोम में। स्फेरोसोम भी स्फेरिकल और ओवल होते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे और इनका काम होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। लिपिड को सिंथेसाइज करना और स्टोर करना। लिपिड को सिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फैट, फैट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना भी इनका काम होता है। तो इसके बारे में डिटेल आपको ज़्यादा नहीं करनी है। ग्लाइओक्सिसोम क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द स्फेरिकल पैरोक्सिसोम। ये सिर्फ आपको ऐसे सीड्स में मिलेंगे जिनको अभी जर्मिनेट करना है। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इनके अंदर बेसिकली फैट वगैरह भरा हुआ है। सपोज इनके अंदर फैट भरा हुआ है, अब अगर इनको जर्मिनेट करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा फैट को, और तोड़ के ये अपने आप को उसको यूज़ करके जर्मिनेट करेंगे। तो इनके पास ग्लाइओक्सिसोम होगा इनके सेल में। वो क्या करेगा? वो बीटा ऑक्सीडेशन करेगा फैटी एसिड का, और ग्लाइओक्सिलेट पाथवे को फॉलो करेगा, और तब जाकर के जो भी एनर्जी या जो भी ये मटेरियल उसको देगा उसके थ्रू ये क्या करेंगे, ये वाली सीड्स जो हैं ये जर्मिनेट कर पाएंगे। तो फॉर द जर्मिनेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच अगर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लाइओक्सिलेट पाथवे। तो ये किस ऑर्गेनल के थ्रू होता है? ग्लाइओक्सिसोम के थ्रू होता है प्लांट सेल के अंदर। तो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ, एंड मैंने इसको सब कुछ डिटेल में आपको करवाया है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने स्किप किया है, या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की है।
आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अब आप बस इसको रिपीट कीजिए और इसको रिवाइज़ कीजिए एंड इन लेक्चर्स को एक बार लेके मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स होंगे उनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, PYQ लगा लीजिएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्चुअली एंड आपको आई थिंक ये पढ़ना चाहिए। और 11th वाले बच्चे जो हैं उनका मतलब लाइक जो स्कूल वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं तो आप उनके लिए भी ये नोट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट टाइम कौन सा चैप्टर चाहिए है, तो मैं उस पर कोशिश करूँगी बनाने की। बट बैक टू बैक मैं अभी कोशिश कर ही रही हूँ कि सारे लेक्चर जो हैं मैं अपने डालूँ एंड सारे जो चैप्टर हैं उन पे नोट्स बनाऊँ और आपके लिए उनको लेके आऊँ ताकि आपका काम इजी हो सके। हमारी नीट से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज करूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।